अब हम पढ़ेंगे कॉन्ड्रोसार्कोमा। तो कॉन्ड्रोसार्कोमा क्या है? मैलिग्नेंट ट्यूमर है। पहले तो मैलिग्नेंट कैसा है? कार्टिनेज प्रोड्यूसिंग है। कैसा है? कार्टिनेज प्रोड्यूसिंग मैलिग्नेंट ट्यूमर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम देखेंगे इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है। रिस्क फैक्टर्स तो आपको बताया था, रिस्क फैक्टर्स हमेशा दो हो सकते हैं, जेनेटिक और नॉन जेनेटिक। तो इस केस में क्या है? जेनेटिक म्यूटेशन देखते हैं क्या क्या हो सकता है। जीन म्यूटेशन, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज 1 और आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज 2 का म्यूटेशन पहले। इसके साथ साथ CDK2NA का साइलेंसिंग हो जाना या डिक्रीज इन फंक्शन, ये आपके जेनेटिक कॉज हो गए। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा क्या हो सकता है? मल्टीपल ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा सिंड्रोम। ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा सिंड्रोम, मल्टीपल ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें EXT जीन का म्यूटेशन होता है, EXT जीन म्यूटेशन। तो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो गए? एक जेनेटिक IDH1 IDH2 आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज 1 और 2 का म्यूटेशन, या CDK2NA का साइलेंसिंग हो जाना, या मल्टीपल ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा सिंड्रोम या EXT जीन का म्यूटेशन। अब हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे कि ये मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, पहली चीज़। और एज ग्रुप क्या होता है? अराउंड ग्रेटर देन 40 ईयर्स। इसके बाद पेनफुल मास, और ये पेनफुल मास इन्वॉल्व किसको करता है? मेनली ये इन्वॉल्व करता है पेल्विक बोन को, पेल्विक बोन। उसके बाद शोल्डर। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या है? मेल इज ग्रेटर देन फीमेल, या मेल्स में होने में ज़्यादा चांसेस है 40 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप से ज़्यादा, और पेनफुल मास होता है, मेनली पेल्विक बोन इन्वॉल्व होती है। उसके बाद शोल्डर। ये हो गया इसका क्लिनिकल फीचर्स। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ड्रोसार्कोमा। तो ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी हम इसको 4 पार्ट्स पे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला कन्वेंशनल, दूसरा क्लियर सेल, तीसरा मीजेनकाइमल, और चौथा डी डिफरेंशिएटेड। 4 पार्ट में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी के बेसिस पे। अब अगर हम देखेंगे कन्वेंशनल गाना, तो कन्वेंशनल गाने में क्या होता है? इसमें हाइलाइन डिपोजिशन होता है, हाइलाइन डिपोजिशन। और इस हाइलाइन डिपोजिशन की साइट क्या होती है? या तो ये इंट्रामेडुलरी हो सकता है, या ये जक्स्टा कॉर्टिकम हो सकता है। क्या हो सकता है? जक्स्टा कॉर्टिकम, इंट्रामेडुलरी या जक्स्टा कॉर्टिकम। इन दोनों से कॉमन कौन सा है? ये कॉमनेस्ट है। मोस्ट कॉमन कौन सा है? इंट्रामेडुलरी मोस्ट कॉमन है। मान लीजिए आपकी ये बोन है, अगर छोटी सी मैं एग्जांपल दूं आपको, ये बोन है आपकी, तो जो बीच वाला पार्ट है ये इंट्रामेडुलरी है, और ये बाहर वाला सरफेस है ये जक्स्टा कॉर्टिकम है। तो इंट्रामेडुलरी जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप है। कन्वेंशनल में हाइलाइन डिपोजिशन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्लियर सेल कॉन्ड्रोसार्कोमा की और मीजेनकाइमल कॉन्ड्रोसार्कोमा की, तो हम देखेंगे ये दोनों मेनली यंग्स में सीन होते हैं। अभी आपने देखा था कन्वेंशनल गांगा और बाकी सारे ग्रेटर देन 40 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में होते थे। ये दोनों एज कम्पेयर्ड रिलेटिवली सीन इन यंग पेशेंट्स। अब इसके बाद हम कॉन्ड्रोसार्कोमा की ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेडिंग ऑफ कॉन्ड्रोसार्कोमा। तो ग्रेडिंग में बेसिकली हम इसको ग्रेडिंग किस बेसिस पे करते हैं? तो ग्रेडिंग इसकी हम बेसिकली 3 बेसिस पे करते हैं। किसके? ग्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलैरिटी, मतलब ज़्यादा सेल्स या कम सेल्स है, ऑन द बेसिस ऑफ एटीपिया यानी जेनेटिक, तीसरा माइटोसिस या माइटोटिक एक्टिविटी। इनके हिसाब से हम ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग हो कितनी सकती है? 3 ग्रेडिंग हो सकती है, 1, 2, 3। जो ग्रेड 3 का ट्यूमर होता है ये मोस्ट एग्रेसिव होता है, मोस्ट एग्रेसिव। साथ साथ में इसका स्प्रेड कैसा होता है? इसका स्प्रेड होता है हेमाटोजेनस स्प्रेड, मोस्ट एग्रेसिव एंड हेमाटोजेनस स्प्रेड। जो 1 ग्रेडिंग का है ये मोस्ट कॉमन होता है, ग्रेड 1 का मोस्ट कॉमन होता है। और ग्रेड 1 की खासियत क्या है? इसमें सेलुलैरिटी कैसी होगी? लो सेलुलैरिटी होगी। और क्या मिलेगा आपको? जो न्यूक्लियस है उसका शेप कैसा होगा? प्लम वेसिकुलर न्यूक्लियस होंगे, प्लम वेसिकुलर न्यूक्लियाई। तो ग्रेड में ग्रेडिंग 1, 2, 3। फर्स्ट ग्रेड जो है वो मोस्ट कॉमन है, इसकी लो सेलुलैरिटी होती है और प्लम वेसिकुलर न्यूक्लियाई होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स के। इसके बाद जो थर्ड है वो ग्रेड 3 है, वो मोस्ट एग्रेसिव है, और इसका जो स्प्रेड है वो हेमाटोजेनस स्प्रेड होता है। अब ये मेनली इन्वॉल्व किसको करते हैं? जितने भी ट्यूमर्स हैं ये मेनली इन्वॉल्व करते हैं, अराइज होते हैं मेटाफाइसिस में।
मेटाफाइसिस में, एक्सेप्ट वन। कौन सा? क्लियर सेल कॉन्ड्रोसार्कोमा। सारे मेटाफाइसिस में ओरिजिन लेते हैं, लेकिन जो क्लियर सेल कॉन्ड्रोसार्कोमा है उसका ओरिजिन एपिफाइजियम होता है, एपिफाइजियम। मतलब बाकी सबका मेटाफाइसिस है, और जो क्लियर सेल कार्सिनोमा है, क्लियर सेल कॉन्ड्रोसार्कोमा, उसका ओरिजिन कैसा होता है? एपिफाइजियम ओरिजिन होता है। अब इसकी अपीयरेंस कैसी होगी ट्यूमर की? तो यहाँ पे कार्टिलेज का डिपोजिशन हो रहा है, इसलिए ग्रे वाइट अपीयरेंस होता है। कैसा होता है? ग्रे वाइट अपीयरेंस, ग्रे वाइट अपीयरेंस, कार्टिलेज का ग्रे वाइट अपीयरेंस होता है। इसके साथ साथ आपको देखने को क्या मिलेगा हिस्टो एग्जामिनेशन पे? अगर आप हिस्टो एग्जामिनेशन कराएंगे HNE तो आप देखेंगे कि मैलिग्नेंट कार्टिलेज सेल्स प्रेजेंट होंगे, मैलिग्नेंट कार्टिलेज सेल्स, क्योंकि कार्टिलेज ट्यूमर है तो मैलिग्नेंट कार्टिलेज सेल्स होंगे। और ये कार्टिलेज जो सेल्स है ये परमिएट कर रहे होंगे मैरो को, परमिएटिंग बोन मैरो, बोन मैरो में परमिएट कर रहे होंगे। तो ये आपको हिस्टो फाइंडिंग मिल जाएगी। इसके बाद ये जो कॉन्ड्रोसार्कोमा है, ऑस्टियोकॉन्ड्रोसार्कोमा है, ये आपका पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम भी शो करता है, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। और पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में आपको क्या दिखेगा? हाइपरग्लाइसीमिया, इंक्रीज ग्लूकोज, हाइपरग्लाइसीमिया दिखेगा आपको पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में। अब ये जैसे आपको पता है कि ये सार्कोमा है यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो इसका मेटास्टेसिस भी होगा। तो मेटास्टेसिस के लिए जो आपकी मोस्ट कॉमन साइट है वो क्या है? लंग्स। लंग्स आर द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस, लंग्स ज़्यादा मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस। इसके बाद अगर हम रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस पे देखें तो रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस में आपको क्या दिखेगा? रेडियो डायग्नोसिस में आपको स्पॉटी कैल्सिफिकेशन दिखेगा, स्पॉटी कैल्सिफिकेशन, स्पॉटी कैल्सिफिकेशन। और इसकी डेंसिटी कैसी होगी? फ्लोक्यूमेंट डेंसिटी का होगा, फ्लोक्यूमेंट डेंसिटी। ये सारे पॉइंट्स रॉबिन्स के एज इट इज हैं, क्योंकि वर्ड से सवाल आते हैं, इसमें मुझे सीधे वर्ड्स उठाए हैं। रेडियो में आपको क्या दिखेगा? स्पॉटी कैल्सिफिकेशन दिखेगा, जिसकी डेंसिटी कैसी होगी? फ्लोक्यूमेंट डेंसिटी होगी। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो बाकी सारे ट्यूमर्स की तरीके ये भी रेडियो रेजिस्टेंट है, रेडियो रेजिस्टेंट, इसमें रेडियोथेरेपी नहीं कर सकते। तो जो ट्रीटमेंट के लिए ऑप्शन है हमारे पास वो क्या है? सर्जरी। और इसकी प्रोग्नोसिस कैसी होती है? जितने भी मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं उनमें इसकी प्रोग्नोसिस बेस्ट होती है। कॉन्ड्रोसार्कोमा की प्रोग्नोसिस बेस्ट होती है, जितने भी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उनमें कॉन्ड्रोसार्कोमा की जो प्रोग्नोसिस है वो बेस्ट होती है। यहाँ पे हमने अपना कॉन्ड्रोसार्कोमा कंप्लीट कर दिया।